हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स पढ़ाने जा रहा हूं। ये इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो और उस कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर आप इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को यूज करते हो तो इससे आपकी इंग्लिश को चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें आपको 5 इडियम्स एंड 5 प्रोवर्ब्स रेगुलर मिलेंगे। जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक। आज डे 1 है। डे 1 में मैं आपको 5 इडियम्स एंड 5 प्रोवर्ब्स सिखाऊंगा जिनका मीनिंग और सेंटेंस सहित मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन्हें अगर आप अपने डेली यूज के कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो तो ये आपकी इंग्लिश को इंप्रूव डेफिनेटली करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम इडियम्स देखते हैं। मुहावरे। अ पीस ऑफ केक, यू नो, पीस ऑफ केक। जैसे कि आप जानते हो केक का पीस, जो केक का पीस होता है वो कितना हार्ड टू ईट होता है। हम बहुत आसानी से खा सकते हैं उसको, और उसे पीस ऑफ केक को चाकू से भी कट करने की नीड नहीं है और चबाने की भी नीड नहीं है। हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की नीड है क्या उसे? मैं अगर आप लोगों को वो मोटी वाली रोटी दे दूं जिसके लिए काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ी थी, हाँ, मैं वही वाली आरी मिलेगी काटने के लिए। तो वही वाली रोटी अगर मैं आपको दे दूं तो आपको उसे चबाने में हार्डवर्क करना होगा या नहीं करना होगा? लेकिन अगर मैं कहूं अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही आसानी से चबा लूंगा मैं उसे, मैं बहुत ही चबाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही कुछ वर्क होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जिन्हें हम अ पीस ऑफ केक की तरह डन कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए कार्य, उनको, उन कामों को डन करना बिल्कुल उतना आसान होता है जितना कि हम एक केक के पीस को खा लेते हैं, उतना ही आसान होता है। तो देखिए, अ पीस ऑफ केक मीनिंग क्या है इसका? समथिंग वेरी इजी टू डू, कोई काम करने में बहुत ही आसान। सेंटेंस देखिए, इसका एक सेंटेंस, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। हाँ, आप रेगुलर यूज में ये सेंटेंस यूज कर सकते हो, कह सकते हो क्या? द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। जो टेस्ट था मेरा वो कैसा था? अ पीस ऑफ केक था। और भी कई चीजों को हम कह सकते हैं कि दैट वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये काम, वो काम मेरे लिए तो पीस ऑफ केक है। कभी कभी हम कई बार बोलते हैं तो समथिंग वेरी इजी टू डू, द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। जो टेस्ट था वो पीस ऑफ केक था। आई फिनिश्ड इट इन 10 मिनट्स, और मैंने इसे जस्ट यूं ही कर दिया। कभी कभी कहते हैं ना, मैं ये काम तो यूं चुटकियों में कर दूंगा, बिकॉज इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अंडरस्टूड? ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बायां हाथ मतलब ये तो मेरे लेफ्ट हैंड का वर्क है, राइट हैंड भी यूज करने की नीड नहीं है मुझे। हाँ, अब मैं हिंदी में भी इसका मीनिंग बता देता हूं आपको। परीक्षा बहुत आसान थी, मैंने इसे 10 मिनट में पूरा कर लिया। हाँ, वैसे इतना आसान होता नहीं है, परीक्षाएं इतनी आसान होती नहीं है। परीक्षाएं अ पीस ऑफ केक तभी बनती हैं जब आप क्या करते हो। आगे आगे इडियम्स आएगा, उसमें आप देखिए। सबसे पहले ब्रेक द आइस, सेकंड नंबर का ब्रेक द आइस। अच्छा, हथौड़ी लेकर, नील लेकर निकल जाओ और उसको रखो और हैमर से हिट करने लगो। ब्रेक द आइस। अरे भैया, इसका मीनिंग ये नहीं है बर्फ लेके तोड़नी नहीं है। ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या है यहां पर? टू इनिशिएट, यू नो द मीन्स ऑफ द इनिशिएट, किसी चीज को स्टार्टअप देना। तो टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। ठीक है, किन्हीं लोगों के बीच में जाकर जब हम बात को इनिशिएट करते हैं, कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप देते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं कि ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना। मुंह बंद करके बैठे थे बहुत देर से, अब कोई तो शुरुआत करे, तभी तो हम बड़बड़। देखिए, वैसे हम बड़ी शांति से जाकर बैठ जाते हैं जैसे हम बहुत ही भोले वाले हों, लेकिन जब कोई शुरुआत कर देता है तो फिर हम बता देते हैं वहां पर कि हम कितने बड़े वाले हैं। सो मीनिंग, टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग। सेंटेंस, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस एट द मीटिंग। वो मीटिंग में गया और उसने एक जोक सुनाया, जिससे क्या हुआ, लोग थोड़ा सा फैमिली, मतलब एक्चुअल में फॉर्मल से थोड़ा सा लोग इनफॉर्मल हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं। तो वही है कि क्या, ब्रेक द आइस मतलब किसी चीज को स्टार्टअप देना। तो ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस, उसने जोक सुनाया आइस को ब्रेक करने के लिए। भैया, ये आंसर नहीं है इसका, ये मीनिंग नहीं है इसका। मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि किसी चीज को किसी बात को इनिशिएट करना, बात को स्टार्टअप देना। ओके, उसने बैठक में बातचीत की शुरुआत करने के लिए एकदम एक मजाक सुनाया, मतलब एक मजाक किया जिससे लोग बात करने के लिए इनिशिएट हो गए। हिट द नेल ऑन द हेड। हाँ, नेल लो और किसी के सर पे रखो, और ऐसा नहीं करना है। आप लोग तो जैसा सेंटेंस दिखा वैसे ही करने निकल पड़ते हो, तभी तो इंग्लिश खराब है। इंग्लिश के खराब होने का कारण क्या है? यही कारण है, आप जैसा वर्ड सेंटेंस कह रहा है, जैसा जैसे वर्ड्स कह रहे हैं वैसे वैसे चल देते हो। भाई, लैंग्वेज है, कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा इसका कि भाई आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगानी होगी इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये लैंग्वेज है, थोड़ी सी फीलिंग्स से चलती है, भावनात्मक वे से भी समझी जाती है, थोड़ी बहुत भावनात्मक फीलिंग्स भी रहती है इसमें। तो समझिए वो क्या कह रहा है, हिट द नेल ऑन द हेड, सिर पर
नेल ठोकना हथौड़ी से, ऐसा नहीं है। मीनिंग समझिए आप इसका, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। हाँ एग्जैक्टली देखिए, हिट द नेल ऑन दी हेड मतलब हेडशॉट मारना, एकदम से बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बताना। कैसी चीजें बताना? एग्जैक्ट। जैसे देखिए, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। आपने समस्या के विश्लेषण में बिल्कुल सही बात कही, मतलब आप एक्यूरेसी की ओर गए, एक्यूरेसी की ओर गए, एक्यूरेसी की ओर जाकर आपने बिल्कुल सटीक बात की, बिल्कुल एप्रोप्रिएशन में बात करना, बिल्कुल एप्रोप्रिएट बात करना, सटीक, उसी रिलेटेड टू मैटर, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बात होगी। उसी के लिए हम क्या, कौन सा वर्ड यूज करें, कौन सा इडियम यूज करेंगे? हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। हाँ, रात के, आधी रात के ऑयल को जलाना, ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। समझो पहले, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, लेट नाइट तक वर्क करना। इसका मीनिंग क्या हुआ? बर्न द मिडनाइट ऑयल, लेट नाइट तक वर्क करना। इसका मतलब ये होता है, आप यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो रेगुलर यूज के सेंटेंस में किसी से भी क्या कह सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। उसने मिडनाइट ऑयल बर्न किया, किसके लिए? अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब पहले क्या होता था, पुराने समय में जब हम कोई काम करने बैठते थे तो दीपक लेके बैठते थे। तो हम जब रात में जब हार्ड वर्क करते थे तो ऐसी स्थिति में क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, तो जब हम बहुत सारा ऑयल बर्न हो जाता था रात भर में, क्योंकि हम रात वर्क कर रहे हैं, जब रात भर वर्क कर रहे हैं तो फिर बहुत सारा ऑयल बर्न हो जाता था। इसका मतलब उसने हार्ड वर्क किया और हार्ड वर्क करने की वजह से उसको अच्छा अचीवमेंट मिलने वाला है। तो यहां पर हार्डवर्क को शो कर रही है ये लाइन कि वो हार्डवर्क कर रहा है और इसलिए उसको अचीवमेंट पक्का अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, वैसे हार्डवर्क से अचीवमेंट अच्छे ही मिलते हैं। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हर प्रोजेक्ट, उसने जी जान लगा दिया एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मीनिंग होता है इसका फीलिंग अनवेल। हाँ, हमारी जो हेल्थ जब डाउन लग रही हो, हमें फीलिंग हमें अनवेल हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये वाला ईडियम यूज कर सकते हैं। क्या? अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर जैसे देखिए, आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मुझे थोड़ा सा अनवेल सा फील हो रहा है, सो आई स्टेड होम, इसलिए मैं कहां रुका? मुझे हो रहा था, आई वॉज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैं आज घर पर ही रुका। ये लिखा हुआ है, सो आई स्टेड होम, इसलिए मैं घर पर रुका। मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, इसलिए मैं घर पर ही रहा। आपको ये 5 इडियम्स समझ में आए होंगे। 5 इडियम्स के बाद हम देखते हैं 5 प्रूवर्ब्स। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ भैया, आई स्टिच, वैसे स्टिच का मीनिंग आप जानते होंगे, जब हम कहीं लग जाती है तो टांका भरते हैं ना, पता ही ना आपको, स्टिच लगवाते हैं लगने पर। जैसे कट गया तो स्टिच लगवा लिए, ज्यादा कट जाता है तो स्टिच लगवा लेते हैं। अब पता लगे हमें कभी थोड़ी सी लग गई थी और थोड़ी सी लगी तो हमने उस पर स्टिच नहीं लगवाया, तो स्टिच नहीं लगवाया तो वो बहुत बड़े घाव में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने टाइम पर उसे क्योर नहीं किया ना। तो टाइम पर क्योर नहीं किया, अगर टाइम पर एक स्टिच लगवा लेते तो पता है 9 टांके लगने से बच जाते। कितने टांके लगने से बच जाते? 9 टांके लगने से। तो भैया ब्लीडिंग होने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? टाइम पर स्टिच लगवा लेना चाहिए कि भाई अब, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर दिक्कत होने वाली है। इसलिए भैया समय का ध्यान रखो कि समय पर किया गया वर्क जो है आपके लिए बहुत आवश्यक है। मीनिंग, सॉल्विंग द प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। हाँ, अगर आप छोटी छोटी चीजों को डिस्प्लेस करते चले जाओगे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे तो दे वुड बी बिकम वेरी वर्स फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कैसी बन के आ जाएंगी? बहुत ज्यादा भयंकर रूप में आ जाएंगी। तो आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को क्या करिए, समय पर खत्म करते रहिए। मीनिंग देखिए इसका, सेंटेंस, फिक्स दैट लीक नाउ, हमें उन लीकेजेस को समय पर फिक्स कर देना चाहिए। अ स्टिच इन टाइम सेव 9, मतलब उस रिसाव को अभी ठीक कर दो। इट मींस उस रिसाव को अभी ठीक कर दो। क्यों? हम कह रहे हैं किसी से
वो ठीक करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो आपको बहुत ज्यादा पानी फैलने का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो रिसाव अगर बढ़ गया तो डैम टूट भी सकता है। इसलिए वो जो छोटे छोटे होल्स थे उनको आप पहले बंद कर दो, अदरवाइज वो लीकेजेस बढ़ गए तो वो डैम टूट भी सकता है, और डैम अगर टूट गया तो गांव के गांव बह जाते हैं। इसलिए अभी डैम में जो डैम्स वगैरह में कहीं भी किसी भी जगह प्रॉब्लम्स, अगर छोटी प्रॉब्लम है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए उस रिसाव को अभी ठीक कर दो, जो समय पर किया गया काम बड़ी मुश्किलों से बचाता है, नहीं बाद में पता लगे डैम ही फूट गया, फिर वो लीकेजेस रोकने की संभावना ही नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हो एक बढ़िया प्रोवर्ब्स है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यू नो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय मदर सेड टू मी, मेरी मां ने मुझसे कहा, क्या कहा? ऑनेस्ट दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माय मदर टोल्ड मी दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरी मां ने मुझे बताया था, क्या बताया था? कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हम इसको यूज करते हैं या नहीं करते? करते हैं। तो करते हैं तो फिर मीनिंग क्या होता है इसका? इट इज ऑलवेज बेटर टू टेल द ट्रूथ। हाँ, इसका मीनिंग है कि हमेशा सच बोलो, ठीक है। और ईमानदारी से चलिए, आप ईमानदारी से चलोगे तो आपको आगे नुकसान नहीं होंगे, इसलिए ईमानदारी में रहिए। वरना फिर कानून भी कोई चीज होती है और कानून के हाथ लंबे होते हैं। सेंटेंस, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार ली। बिकॉज ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किस चीज में? कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपने ये सुना होगा, सन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। काम बोलते हैं, वर्ड्स नहीं। कुछ लोग होते हैं शब्दों से फेंकते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई आपको बोलने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो किया है वो लोगों के सामने होगा, और जब सामने होगा तो आपका कार्य बिल्कुल बोल रहा होगा चिल्ला चिल्ला कर सामने वाले ने क्या किया है। व्हाट स्पीक? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ध्यान रखना, लिसन, वॉट यू डू, जो आप करते हो, इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू से, जो आप कहते हो। आप कहने की नीड नहीं है। इज देयर एनी नीड टू से? कहने की जरूरत है क्या? शी डिडंट टॉक अबाउट हेल्पिंग द पुअर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक गरीब की मदद कर दी, लो भैया आपको ये बिस्किट का पार्ले जी का पैकेट दिया, और उसके बाद तो ऐसे कर दिया जैसे भैया तुमने उसको ज्वेलरी दे दी, आपने उसको मकान दे दिया, दुकान दे दी, घर दे दिया। भाई पार्ले जी का पैकेट ही तो दिया है। अब आप उसको ऐसे शो कर रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो जैसे टेलीकास्ट कर रहे हो सीधा उसका। क्या है? आप जो दान पुण्य कर रहे हो वो चुपचाप कीजिए, तो वही फलीभूत भूत होता है, मतलब वही फलता है हमें। तो देखिए, शी डिडंट टॉक अबाउट हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद करने की बारे में लोगों को बताती नहीं है। क्यों नहीं बताती? वो बताया नहीं उसने। क्यों नहीं बताया? शी जस्ट डिड इट, बस वो करती है उनको। इट मींस एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि वो जानती है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उसने गरीबों की मदद करने की बात नहीं की, उसने बस कर दिखाया। कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं, शब्दों से बड़ा आपके कर्म है। आप जो कर्म करोगे वो आपके ज्यादा प्रभावी होंगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जहां चाह वहां राह। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एक चाह होनी चाहिए, एक विश होनी चाहिए कि हम ऐसा कर पाएंगे, उस करने की, कि हम ऐसा करेंगे। वी विल डू एंड वी कैन डू, हम करेंगे और हम कर सकते हैं। तो जब आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होगा तब क्या होगा? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तब आपके पास रास्ते ना होने पर भी रास्ते होंगे। तो देखिए
मीनिंग होता है इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर तुम डिटरमाइंड हो यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन, यस डेफिनेटली यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन इफ यू आर डिटरमाइंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी डिटरमाइंड, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। ही मैनेज्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, क्योंकि उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, क्योंकि जहां चाह वहां रहा, बस उसकी इच्छा थी। टाइम निकल गया था लेकिन फिर भी उसने टाइम पर पूरा प्रोजेक्ट करके दिखा दिया। एक दिन की बात है, एक बच्चा क्लास में, मैंने उसे कुछ लर्न करने के लिए दिया और वो लर्न करके नहीं लाया, क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ा दिया वो तब भी नहीं आया, और लर्न करने के लिए दिया, नेक्स्ट डे मैंने पूछने के लिए बोला था, वो जिस दिन आया मैंने उस दिन पूछा तो उसने बताया कि सर मैं तो आया ही नहीं था। तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आए थे, ये वो फलान ढिकान तमाम प्रकार की बातें उसने बताई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे याद चाहिए। तो उसने कहा सर मैं कल सुन लेना आप, और वो जिद पर आ गया और वो चला गया घर पर, और उसने पूरा का पूरा जो होमवर्क उसने मैंने जो दिया था वो लिखा, और करने के बाद उसने याद भी किया और लाकर मुझे सुना भी दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? चाह थी, डिटरमाइंड था वो बंदा। और कुछ ऐसे थे क्लास में जिनको पढ़ाया तब भी नहीं किया, और दूसरा दिन हो गया तब भी नहीं किया, और तीसरे दिन आ गए तब भी जैसे के तैसे बैठे हुए। तो ये बैठने वाले बैठे ही रहते हैं और करने वाले जो है, तो क्या कह रहा है वो? He managed to complete the project on time because where there is a will there is a way. उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, क्योंकि चाह जहां चाह वहां रहा। अर्ली बर्ड द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। ये वर्म का मतलब क्या है? कीड़े, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, केचुए वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह। हाँ, द अर्ली बर्ड्स, जो जल्दी चिड़ियां जागती हैं, वो आपको पता है चिड़ियां सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जागती हैं, हमारे उठने से पहले उठ जाती हैं। और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सूर्य निकलने पर इधर उधर छुप जाते हैं, उनके छुपने से पहले ही जाकर पकड़ लेती हैं, अपने दिन भर की व्यवस्था बना लेती हैं, इतना प्रोटीन खा लेती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, वही वर्म पकड़ सकती हैं जो जल्दी जागती हैं, और जो सोती रहेंगी वो क्या वो अपना पेट भर पाएंगी? नहीं भर पाएंगी। ये जो प्रोवर्ब्स है, ये प्रोवर्ब जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई होती है। जो लोग टाइमली स्टार्टअप करते हैं चीजों को, वो बेनिफिट भी उठाते हैं, और जो लेट होते हैं वो लॉस भी उठाते हैं। तो देखिए मीनिंग है द वन हु एक्ट्स फर्स्ट, जो सबसे पहले एक्ट करता है, गेट्स द एडवांटेज, उसी को फायदा भी मिलता है। जिसने पहले कोई कार्य शुरू किया तो वो उसका बेनिफिट भी उठाता है। इफ यू वेक अप अर्ली, अगर आप जल्दी जागते हो, यू कैन फिनिश द मोर वर्क, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। अगर आप जल्दी जागते हो तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, और उसके अलावा आपको पता है कि जो जल्दी उठता है वही सफलता पाता है। तो अगर तुम जल्दी उठते हो तो ज्यादा काम कर सकते हो, जो जल्दी उठता है वही सफलता पाता है। तो मैंने आपको ये 5 इडियम एंड 5 प्रोवर्ब्स कराए हैं, जो आप मुझे कल नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि आपको याद हुए या नहीं हुए। तब मैं आपको 10 और दूंगा, उन 10 को भी आप करना। मैं रेगुलरली डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से इडियम एंड प्रोवर्ब्स कराता चला जाऊंगा। इससे आपकी इंग्लिश बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे ये। ओके, थैंक यू।